हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का हमारा 3 लेक्चर आएगा। ठीक है, 3 लेक्चर में हम लोग सारा कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वो मतलब दुनिया का हर जहान चैप्टर में इंक्लूड है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इंक्लूड है। ठीक है, अगर मान के चलो फिजियोलॉजी में बहुत सारी जगह यहाँ पर हम लोग ने बात किया था। ठीक है, बहुत सारे जगह पे मैंने बताया था, जैसे कि ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, ये सब सारे के बारे में बताया था। ठीक है, बोन्स वाले चैप्टर में हम लोग बात करते हैं, तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर था वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये सारा चीज पूरे डाइवर्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो बोलते हैं डाइवर्स, मतलब बहुत ज्यादा जगह ये फैला हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में हम बात करेंगे, और जहां कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू भी है ना हमारे पूरे सिलेबस में, उस पूरे सिलेबस से उठा के एक जगह समराइज करने का मैं प्रयास किया हूं, और वो मैं एकदम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, के बाद मैं सारा चीज बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अब देखो कि हमारा जो लेक्चर होने वाला है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, वो किस तरह से चलने वाला है ना। चलो, तो देखो कि ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का लेक्चर है, ये किस तरह से हमारा रन करने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स और सेल्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब मैं लिखा हूं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल रटना मना है, आप लोग को बस एक एग्जाम्पल बोला था याद करना। ठीक है, वो आपको याद हो गया होगा। और ये बस एग्जाम्पल रटना मना है, समझना ज्यादा आसान है, रटना मुश्किल। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू का जितना एग्जाम्पल है, जितना चीज है, वो यहीं पे लिखा हो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आएगा। ठीक है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर आएगा और डेंस इरेगुलर आएगा। इरेगुलर स्किन में मिलता है, डेंस रेगुलर टेंडन और लिगामेंट में होता है। ठीक है, दूसरा है स्पेशलाइज में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है, वो फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है, और इसी को बोलते हैं, ब्लड को क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। मैं ब्लड वाले चैप्टर में ही सारा बता दिया हूं इसके बारे में, तो इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ब्लड वाले चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये डिटेल में डिस्कस हो चुका है ना। चलो, अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ सॉलिड मिनरलाइज मैट्रिक्स। सॉलिड इसका मिनरलाइज होता है, सॉलिड होता है, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, है ना। ये सारा एक पूरा जो कनेक्टिव टिश्यू का जो 3 लेक्चर आएगा, उसका पूरा एक स्केलेटन में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या बात करेंगे आज के लेक्चर में, देखो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें। तो वही मैं बताया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल फंक्शन है। क्या क्या, जैसे कि लिंकिंग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है अदर टिश्यू और ऑर्गन से। तो लिंकिंग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है टिश्यू को, जैसे कि मैं बात करूं कि किसको, टिश्यू को, कौन से टिश्यू को सपोर्ट कर, एपिडर्मल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। कनेक्टिव टिश्यू जितने भी तरह के टिश्यू है उस सबको कवर करता है ना। ओ हार्टविंग कॉल्ड देम मीजनकाइम, कनेक्टिव टिश्यू को मीजनकाइम बोला गया ओ हार्टविंग के द्वारा, क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन क्या हो गया, मीजोडर्मल ओरिजिन है ना। ये सब चीज मैं डिस्कस कर दिया हूँ ओरिजिन के बारे में। चलो, देखो कि ये जो नेम है कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशल लिंकिंग के लिए होता है, जैसे कि टेंडन और लिगामेंट, ये क्या करता है, लिंकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, एपिथेलियम को, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंसुलेट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एडिपोज जैसे कि फैट टिश्यू हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज, तो ये फंक्शन है। आप लोग को ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है, ये सारा चीज है ना। क्या करता है, टू पैक द टू फॉर्म द पैकिंग मटेरियल अराउंड द ऑर्गन्स, पैकिंग मटेरियल का फॉर्मेशन कराता है ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग।
स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जैसे कि बोन्स और कार्टिलेज, और कॉम्बैट फॉरिजिन टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को क्या करता है, फॉरिजिन टॉक्सिन्स जैसे मैक्रोफेज वगैरह हो गया, उसको निपटाता है ना। रिप्लेस टिश्यू विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंजरी, इंजरी से जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है उसका रिप्लेस करता है ना। चलो, अब देखो जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होता है, प्रोटीन, फाइबर्स, उसके बाद वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं उसमें सेल्स प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ना। चलो, तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। पहला जो सेल्स है हमारे पास में फाइब्रोब्लास्ट है। अब जितना भी सेल्स बताना है ना, इसका समराइज या तो आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख लो, बाकी समराइज फॉर्म में मैं एक जो स्लाइड है उसमें लिखा हूँ, ठीक है। वो स्लाइड में डिस्कस करूंगा, उस समय आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये लार्जेस्ट नंबर में पाया जाता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। देखो, ब्लास्ट है, यहाँ पर में ब्लास्ट क्या बोलता है, ब्लास्ट जो होता है रिलेटेड टू फॉर्मेशन, ठीक है। कहीं पे भी ब्लास्ट आ जाए ना तो समझना है कि फॉर्मेशन, क्या चीज का फॉर्मेशन भाई, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए तो ये मैक्सिमम नंबर होता है, क्योंकि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ही मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये जो आप लोग को ग्रीन कलर का दिख रहा होगा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये क्या करता है, फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, और इसका शेप इरेगुलर होता है ड्यू टू इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, बहुत लंबा लंबा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है ना। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है, तभी तो प्रोटीन के फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन बनने के लिए यहाँ पर में क्या चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब चीफ प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स होता है। चीफ प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन होता है, फाइब्रोब्लास्ट इज चीफ प्रोड्यूसिंग सेल्स, है ना। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट जो है इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स ये सेकेंड लार्जेस्ट साइज होता है, और मैक्सिमम नंबर में होता है, सेकेंड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट साइज, सेकेंड मैक्सिमम नंबर में होता है। और ये इसका जो सेल्स, इसका शेप क्या होता है, एमोवाइड सेल्स होता है, ठीक है। किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज में। देखो ये मैक्रोफेज इसमें आपको दिख रहा है, ये मैक्रोफेज हो गया। और इसका जो नेचर होता है वो फैगोसिटिक नेचर होता है। ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या करता है, ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ग्रेनुल साइटोप्लाज्म होता है, बट लेकिन ग्रेनुल हो सकता है अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइसोसोम्स हो, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ग्रेनुल कब दिखाता है, जब जब लाइसोसोम का कंडीशन यहाँ पर में नंबर ज्यादा हो, ठीक है। इसको स्कैवेंजर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स डेड हो जाता है, डैमेज होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये फैगोसिटिक भी होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब को बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल मतलब जो स्मॉल और एम्यूबॉइड सेल्स होते हैं जिसके पास एसेप न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं मास्ट सेल। देखो ये एसेप न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको मास्ट सेल। तो ये डायग्राम जो दिखा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको बोलते हैं मैक्रोफेज, इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, इसको बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है। ये क्या क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, फाइव, जिसको सेरोटोनिन क्या कहता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेमीन, ट्राइप्टामिन, ट्राइप्टामिन, ठीक है। हेपरीन, ये सब सीक्रेट करता है। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरीन सीक्रेट करता है। और हिस्टामिन क्या होता है, यहाँ पर एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। और हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर होता है, क्या करता है, डायलेट ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है इन्फ्लामेशन के समय, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, एमिनो एसिड ये भी डेरिवेटिव होता है, लेकिन ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है सेरोटोनिन, ठीक है। ये क्या करता है, हेपेरिन। हेपेरिन एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, नेचुरल होता है एंटीकोगुलेंट, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को से बचाता है, ठीक है। ब्लड ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है ना, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हमारा ब्लड कोगुलेट ना हो जाए, इसीलिए एंटी हेपेरिन हमें, सॉरी, हेपेरिन देना पड़ता है, ठीक है। ये सीक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स विद कनेक्टिव टिश्यू।
ये कुछ अमाउंट में मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में। और समझे बात? तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बात आपको बता रहा हूँ यहीं पर मैं, और वहां पर मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको, ठीक है, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए। अगला जो सेल्स है हमारे पास, अगला जो सेल्स है ये हो गया मास्ट सेल, ठीक है। अब अगला जो सेल्स है इसको बोलते हैं एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोज सेल्स। ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। ये जो एडिपोसाइट सेल्स है यहाँ पर में क्या होता है, फैट को स्टोर करता है, और इसका न्यूक्लियस एकदम कोने में होता है, इसका न्यूक्लियस एकदम कोने में होता है, सिंगल होता है, लार्ज होता है, सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस बिकम पेरीफेरी, और पेरीफेरी में इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये व्हाइट फैट का फॉर्मेशन करता है, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कौन व्हाइट फैट का, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट फैट का, ठीक है। मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स क्या होता है, तो मेनी फैट ग्रेनुअल्स इसमें प्रेजेंट होता है, एक फैट ग्रेनुअल्स अगर प्रेजेंट है मोनो, और बहुत सारा फैट ग्रेनुअल्स दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर में, फैट बॉडी, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अराउंड, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड साइटोप्लाज्म में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत सारा फैट ग्रेनुअल्स। अगर बहुत सारा फैट ग्रेनुअल्स होगा तो मल्टीलोकुलर, एक फैट ग्रेनुअल्स होगा तो मोनोलोकुलर। तो यहाँ पर बहुत सारा फैट ग्रेनुअल्स को स्टोर करना है, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे ज्यादा होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा फैट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब ये ब्राउन फैट का फॉर्मेशन कर रहा है, ब्राउन फैट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोसाइट। देखो यहाँ पर में सेंट्रली लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में है, और ये बड़ा सा न्यूक्लियस जो दिख रहा है हमें, ये सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस है। आ रही बात समझ में? चलो, ये है प्लाज्मा सेल्स। अगला है प्लाज्मा सेल्स के बारे में बात करें, तो ये प्लाज्मा सेल्स एक स्मॉल एम्यूबॉइड सेल्स होता है, इसको कहते हैं क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन से ही बनता है प्लाज्मा सेल्स। क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन से ही बनता है, क्योंकि लिम्फोसाइट आपस में डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इस सेल्स में राउंड न्यूक्लियस होता है, जो कि कंटेन करता है क्रोमेटिन मटेरियल अरेंज इन द स्पोक लाइक रेडियल रोज की तरह। इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये अरेंज होता है लाइक अ स्पोक, ठीक है, जैसे कार्टविल की तरह होता है ना, इस तरह से इसमें क्रोमेटिन मटेरियल अरेंज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट और प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, ठीक है, या प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो हम लोग ने सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या फाइबर्स है, सबसे पहला बात करें कोलेजन फाइबर, जिसको व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। कोलेजन फाइबर को व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। देखो कॉलर देखो हमेशा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, तो इसे याद रखो, कोलेजन फाइबर्स कॉलर व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। मेडअप ऑफ कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है ना किंगडम, एनिमल किंगडम में पता है ना कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। और ये क्या होता है, वेवी अनब्रांच इन इलास्टिक, ये अनब्रांच होता है, ये जो कोलेजन फाइबर्स में दिख रहा है ये अनब्रांच होता है। टफ फाइबर्स होते हैं, बंडल्स में अरेंज होते हैं, मतलब फेशिया का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। बॉइलिंग के बाद ये क्या करते हैं, जिलेटिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर इसको बॉयल करते हैं ना, इसको अगर बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद ये क्या बना देता है, जिलेटिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद जिलेटिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक येलो फाइबर, ठीक है। इलास्टिक देखा होगा, रबर क्या होता है, रबर इलास्टिक होता है। रबर मान लो येलो कलर का रबर मोस्टली सब यूज करते हैं, ठीक है, तो येलो कलर का इलास्टिक फाइबर तुम्हारे पास है, रबर येलो, येलो रबर है, ठीक है, येलो फाइबर। ये क्या होता है, इसमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर्स में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना। और कोलेजन फाइबर में कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड हो सकता है, ठीक है। ये जो देखो ये इलास्टिन फाइबर है, ये इलास्टिन फाइबर क्या है, यहाँ पर मैं इसका ब्रांच यहाँ इधर निकल गया, ठीक है, इसका ब्रांच इधर निकल गया, इसका ब्रांच इधर निकल के जा रहा है अंदर की तरफ, फिर यहाँ पर मैं ब्रांच डिवाइड कर गया। तो ये इलास्टिक फाइबर्स क्या होता है, ब्रांच होता है ना। मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट इसमें होता है, हाई रेसिस्टेंस टू द केमिकल्स, ऑन बॉइलिंग दे डू नॉट फॉर्म, जेलेटिन का फॉर्मेशन ये नहीं करता। अगर इसको बॉयल करते हैं तो जेलेटिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन कोलेजन फाइबर जेलेटिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब है रेटिकुलिन फाइबर्स। अब रेटिकुलिन मतलब जैसे कि बात करें कि जाल, ठीक है, जाल लाइक,
तो देखो यहाँ पर मैं पिंक कलर का तुम्हें जाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो पूरा जाल बना चुका है यहाँ पर। मोस्टली क्या होता है, हाईली ब्रांच होता है ये, ठीक है। हाईली, विच फॉर्म द डेंस नेटवर्क, डेलिकेट फाइबर्स होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होता है, मेनली फाउंड इन द लिम्फाइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स में ही रेटिकुलर फाइबर्स मोस्टली पाए जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि जितने भी कनेक्टिव एक्सेप्ट ब्लड, सेल सीक्रेट्स ऑफ फाइबर। देखो ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, द फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। ये चीज लिखा है एनसीईआरटी में। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, जी सेल सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। अब ये मैट्रिक्स में क्या होता है, पॉलीसेक्राइड जो कि ये सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और एक्युमुलेट हो जाता है बिटवीन द सेल्स और फाइबर्स के बीच में, जो कि एक्ट करता है मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स की बात करें तो कौन मोस्टली प्रेजेंट होता है, पॉलीसेक्राइड्स। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है, म्यूको पॉलीसेक्राइड। ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, जो क्या फॉर्मेशन करता है, एलुरोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। समझ में आ रही है सारा कॉन्सेप्ट। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये चीज मुझे डिस्कस करना, ठीक है। सेल्स हो गया, फाइबर्स, ठीक है। सेल्स और फाइबर्स। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था सेल्स के बारे में, तो मीजेनकाइमल सेल्स, देखो यहाँ पर मैं देख रहा है मीजेनकाइमल सेल्स, ठीक है। ये मीजेनकाइमल, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम को भी रिफर करूंगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है, ठीक है। देखो मीजेनकाइमल सेल्स, और ये मीजेनकाइमल सेल स्मॉल साइज के होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, ठीक है। चलो मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, देखो ये जो एडिपोसाइट्स दिख रहा है यहाँ पर, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स है। ये जो एडिपोसाइट्स है, ये क्या है, अपने एनसीईआरटी निकाल लो, सारा चीज मार्क करो यहाँ पर में। मोनोलोकुलर, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर मिटा दूंगा, आप लोग को लिख, आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। मोनोलोकुलर एडिपोसाइट, और यहीं पर मैं एक तीन चार लॉक्यूल अपने से बना लो, जो दूसरा हो जाएगा मल्टीलोकुलर, मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, ठीक है। ये चीज ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर में ये हो गया मोनोलोकुलर एडिपोसाइट, ये हो गया मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, ठीक है। सबके बारे में बता दिया कि सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोलोकुलर में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है, व्हाइट फैट का फॉर्मेशन करता है, सारा चीज बता दिया। स्मॉल होता है, फैट ग्रेनुअल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, और ये क्या बनाता है, ब्राउन फैट का फॉर्मेशन करता है, मल्टीलोकुलर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होता है। और क्या होता है, की सेल्स इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इन्वॉल्व विद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट से डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसका फंक्शन क्या है, स्मॉल अमीबॉइड सेल्स होता है, और इसमें सेल राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें क्रोमेटिन स्पोक लाइक रेडियल लोज की तरह इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, क्लोन्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोन्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स, क्यों, क्योंकि ये लिम्फोसाइट से ही बनता है डिवाइड होके, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। चलो ठीक है, मैक्रोफेज के बारे में बात कर लो। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा था यहाँ पर में मैक्रोफेज, ठीक है। तो लिम्फोसाइट को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लो। देखो ये रहा यहाँ पर मैं लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पर बना नहीं रखा है, लेकिन यहाँ लिख लो लिम्फोसाइट इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बना लो, और एक सेंट्रल न्यूक्लियस बना लो, और यहाँ लिख लो लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखो मैक्रोफेज के बारे में, ये जो हमारा पार्ट है ये मैक्रोफेज है, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ये उसको बोलेंगे मैक्रोफेज, देखो। देखो इलास्टिक फाइबर्स आप लोगों को दिख रहा है,
ठीक है, कोलेजन फाइबर्स दिख रहा है आप लोग को, लिम्फोसाइट से बताया था, एडिपोसाइट्स इस तरह से आपको बताया था, और ये मैक्रोफेज आप लोगों को दिख रहा है, एक मास्ट सेल दिख रहा है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर बहुत ध्यान में रखना है, आप एनसीईआरटी लगा कर निकाल के लिख लो, बहुत कंफ्यूजन आएगा इसमें, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रोफेज सेकंड लार्जेस्ट होता है, मैक्सिमम नंबर में होता है, एमोबाइड सेल्स होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्युल्स एब्सेंट होता है, बट ग्रेन्युल्स कब प्रेजेंट होगा, जब ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होगा, लाइसोजोम, तब ग्रेनुअल हो जाएगा, ठीक है। फैगोसिटिक नेचर का होता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, फैगोसाइटोसिस करके स्कैवेंजर होता है, क्योंकि जो भी डेड सेल्स होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू उसको खा जाता है, इसको बोलते हैं स्कैवेंजर, ठीक है। और ये क्या होता है, हिस्टोसाइट्स होता है, ऑल्सो कॉल्ड हिस्टियोसाइट, तो क्या बोलते हैं, हिस्टियोसाइट, ठीक है। चलिए, मास्ट सेल, एक और सेल बच रहा है हमारे पास, मास्ट सेल। ये जो स्ट्रक्चर है एस्टेप न्यूक्लियस आप लोग को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मास्ट सेल। और मास्ट सेल जो स्मॉल होता है, मोबाइल सेल्स होता है, एस्टेप न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या क्या सिक्रीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेटिनिन, हेपरिन और मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मैट्रिक्स को भी सिक्रीशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये दिख रहा है हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये जो बड़ा सा सेल्स है, ठीक है, जिसका ज्यादा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, लार्जेस्ट होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, इरेगुलर शेप होता है क्योंकि इसका लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, और इसमें सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा मात्रा में रफ आरईआर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स है, ठीक है। और कौन मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है कनेक्टिव टिश्यू का, मास्ट सेल, ठीक है ना। चलो, कोलेजन फाइबर्स के बारे में बात कर ले। कोलेजन फाइबर्स एक व्हाइट फाइबर्स होते हैं, मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स, मोस्ट एविडेंट होते हैं, बॉइलिंग के बाद ये जिलेटिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। कोलेजन पता है, कॉलर याद रखो, व्हाइट कलर का कॉलर होता है, और रेटिकुलर फाइबर्स याद करो कि जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हाईली डेंस होते हैं, हाईली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी इसमें एब्सेंट होता है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में, लिम्फ में, ठीक है, लिम्फ नोड्स में। और ये हाईली डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स याद रखो, येलो इलास्टिक कलर का तुम्हारे पास रबर था, याद है ना बचपन में, ठीक है। तो ये कंपोज करता है इलास्टिक प्रोटीन, ब्रांच बट अरेंज अ सिंगल मैट्रिक्स। ये ब्रांच होता है, अरेंज होता है, ठीक है, अरेंज होता है, सिंगली अरेंज होता है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होता है। तो भाई यही सब तो था जो इतना सारा डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो यार जिन्होंने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा ये। क्योंकि ये चीज दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इधर उधर करके दिया हुआ है, तो एक साथ इसको लिख लो, कभी भी रिवीजन करना ना, तो ये सब चीज आप लोग को एकाएक आप लोग को दिख जाएगा, है ना। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में, जो मैं पहले भी बताया हूँ कि जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज टाइप, तो वो आपस में क्या क्या, कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज, ब्लड, ये सब सारा चीज दिखा दिया। इसको मेनली क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में, ठीक है। देखो इस तरह से, ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये लिखना है आप लोग को, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशलाइज। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब जो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लूज और डेंस कनेक्टिव, है ना। लूज में क्या होता है, देखो लूज कभी भी होगा जिसमें मैट्रिक्स अगर ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होगा, फाइबर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ज्यादा, सॉरी, मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म में जितना ज्यादा मैट्रिक्स होना चाहिए, फाइबर्स कम होना चाहिए, तो लूज होगा। अगर डेंस होगा, जिसमें मोर मैट्रिक्स और लेस, मोर फाइबर्स और लेस मैट्रिक्स होगा, तो डेंस होगा, ठीक है। एडियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर में कौन आ जाएगा, टेंडन्स आ जाएगा, बोन्स आ, ये लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है। इरेगुलर में कौन आ जाएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा, कार्टिलेज और बोन्स आएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ। इसके बारे में तो मैं पहले ही डिस्कस किया हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स होता है ना, इसमें फाइबर्स फ्री होता है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड होता है, और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। नॉट मोर देन हार्ड, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, और सब कंपेरिजन में। तो देख लो यार, यही था हमारा आज का लेक्चर, है ना। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया, है ना। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा इतना बड़ा लेक्चर नहीं था, थोड़ा सा छोटा लेक्चर था, क्योंकि इससे पीछे वाला लेक्चर जो था आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा देर लगा होगा, 45 मिनट का अप्रोक्स, ठीक है। तो
यार देखो समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो याद रहेगा ज्यादा टाइम, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे समझने के लिए, है ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, जितना भी जो एनिमल टिश्यू का लेक्चर है ये आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड आई होप आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए। मैं बोलता हूँ हमेशा ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं ना तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, ठीक है। जो स्टार्टिंग में 3-4 दिन टाइम लगेगा उसके बाद टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो चीज अगर बार बार नहीं भी समझ आता है ना तो उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग डाल लो, है ना। और एक चीज और याद रखना कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ हमेशा टेस्ट से पहले। जो भी तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है ना डेली, जो संडे को होता है, उससे पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाओ हमेशा, है ना। एनसीईआरटी एक बार पढ़ के जाओ, जो भी रट्टा मार के जाओ, रट्टा भी नहीं मारना है एनसीईआरटी को, मतलब रीडिंग करके जाओ एक बार, ठीक है, हमेशा, ताकि वो समझ में आता है एक बार, है ना। चलिए ठीक है, तो लेक्चर को अब करते हैं समाप्त। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपस में फ्रेंड को, ठीक है, ताकि सबको हेल्प मिल सके, है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।